ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसके बारे में पढ़ा था, है ना। हमने कुछ रिजल्ट भी बताए थे एक्सेलरेशन के, डी वी बाई डी टी, एक था वी डी वी बाई डी एक्स एंड एक डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रिजल्ट्स थे, जिसमें ये v क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या था, पोजीशन, x क्या थी, पोजीशन। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो AIEEE में आया था, है ना। ये था, एक नदी थी, इसमें एक बोट चल रही थी आराम से, है ना। अभी चल रही है बोट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा आगे जाके क्या हुआ कि इसकी जो इंजन थी, इंजन को ऑफ कर दिया, इंजन को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आगे ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रुक जाएगी, है ना। आप जानते हैं कि बोट अगर चल रही हो पानी में और आपने इंजन ऑफ कर दिया तो थोड़े डिस्टेंस तक तो वो ट्रेवल करती है ना। तो यही बोला गया था कि जब इस बोट को इंजन ऑफ कर दिया गया तब इसकी जो मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी का, वो v0 था। लेट से ये मान लो आप इनिशियल कंडीशन, कि इनिशियल कंडीशन पे t इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन मान रहा हूँ कब, जब इंजन को बंद कर दिया, इंजन को ऑफ कर दिया, ये इनिशियल कंडीशन मानी। उसका क्वेश्चन ये था कि थोड़ा आगे ट्रेवल किया, बताओ आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फिर बता देता हूँ। एक चीज़ और, इसमें अगर ये इंजन ऑफ हुआ है, इसका मतलब आप समझते हैं क्या हुआ होगा, रिटार्डेशन। आप जानते हैं एक्सेलरेशन को अगर उल्टा, ऐसे एक्सेलरेशन ऐसा होता है, किसी चीज़ का एक्सेलरेट किया तो ऐसे गया, अगर रिटार्डेशन आ जाए तो ऐसा समझ लेना, ऐसे -1। रिटार्डेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है ना, डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, कोई स्कूटर जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट किया उसने और स्पीड को बढ़ा दिया, फिर अचानक उसने देखा कि सामने कोई है तो उसने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने को, अब ब्रेक लगाने से क्या होगा, वेलोसिटी होगी कम, वेलोसिटी कम होगी, इस ब्रेक लगाने को बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब उसने रोकने की कोशिश करी है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने की कोशिश करी है, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो इसमें बोला गया था जो रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है -kv³। देखो kv³ का कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है, kv³ का इतना, माइनस का इतना मतलब है, माइनस का इतना मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है, माइनस का साइन का, नेगेटिव साइन का मतलब ये है, एक्सेलरेशन अगर इधर है तो रिटार्डेशन क्या है, उधर से इधर, मतलब साइन चेंज, नेगेटिव साइन। ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वेलोसिटी बताइए आफ्टर टाइम t क्या होगी। चलिए एक बार इस कंडीशन को ना एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि भाई देखो, कोई बोट चल रही थी पानी में, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। इस बोट का इंजन काट दिया, इंजन ऑफ कर दिया, सॉरी, इंजन को ऑफ कर दिया, ये रुकी, थोड़ा डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगी, आगे जाके कहीं ना कहीं तो रुक जाएगी। ठीक है, इंजन बंद हो चुका है, आगे जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगी। लेकिन हमें बीच का इंस्टेंट का बताना है कि एट टाइम t, हमें नहीं पता वो टाइम क्या है, आप हमारी वेलोसिटी बता दीजिए। जब रिटार्डेशन क्या हो रहा है, अब इंजन काटा है तो स्पीड में रुकावट तो आएगी, तो रिटार्डेशन क्या था, -kv³। तो आप बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए सबसे पहली गलती आप ये करते हैं, अगर एक्सेलरेशन -kv³ है ना, तो आप इसको इंस्टेंटेनियस नहीं मानते। कई लोग जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे ना, फ्री फॉल मोशन में पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, वो लगा देते हैं यहाँ पर, जो कि अनिवार्य नहीं होता लगाना, है ना। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस के लगाने होते हैं dv/dt। सबसे पहला फॉर्मूला मैं ये लगाता हूँ, dv/dt। एक्सेलरेशन का मेरे को फॉर्मूला पता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। क्योंकि देखिए आपको मैंने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या बताया था, तुरंत। तो अब यहाँ देखिए, इंजन को काटते ही तुरंत बतानी है टाइम t पे v की स्पीड क्या होगी। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। दूसरा तरीका भी है इसको समझने का, आप ध्यान से सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो जाए तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। कैसे, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे v0 था और t इक्वल टू t पे क्या था, v, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन तो 100% चेंज होगा,
और चेंज एक्सेलरेशन में कभी भी कांस्टेंट वाले फॉर्मूले नहीं लगते, इसलिए हमें इंस्टेंटेनियस वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें हम बताएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में dv/dt को लिखेंगे माइनस के वी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv अपॉन में वी क्यू बराबर माइनस के dt। ठीक है, v की टर्म्स को एक साथ लिख लिया और कांस्टेंट और t की टर्म को एक साथ लिख लिया। देखो ये इंटीग्रेशन करने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ किया है। इंटीग्रेशन बिना ऐसे हो नहीं सकता था। ठीक है, अगर मैं v को इधर नहीं लाता ना तो v का t के साथ ऐसे इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते कि एक क्वांटिटी का आप दूसरी अलग क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट में आप ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है ना। तो इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ से। इंटीग्रेशन की रूल्स आपको पता है, v की पावर -3 है, ये ऊपर चला जाएगा dv इंटीग्रेशन ये माइनस के dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन का रूल पता है आपको। अगर मैं बोलता हूँ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप कहेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आप जानते हैं। यहाँ ऐसा कहूँ तो पावर की पावर में एक पावर में 1 प्लस कर दो और -3 + 1 कर दो, इधर कर दो माइनस के dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। अच्छा, अब बात करते हैं लिमिट्स की। देखो इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिमिट। आप सोचो t = 0 पे इनिशियल कंडीशन पे उसने क्या कहा था, मेरी वेलोसिटी है v0, और आपसे पूछा क्या है एट टाइम t पर मेरी वेलोसिटी हो गई v, तो बताइए v क्या है। ये बोट बोल रही है आपसे कि बोट कह रही है कि t = 0 पे मेरी जो वेलोसिटी थी ना, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो ये v0 थी। ठीक है, उसने कहा कि आफ्टर टाइम t की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो 0 पे v0 और t पे क्या हो गई v। तो ऐसे लगाते हैं इनकी लिमिट्स। तो t आ गया इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके t, और यहाँ से ये लिमिट्स क्या आ गई इसकी v0 से v तक। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है -1/2v², इसकी लिमिट आती है v0 से v, और इधर आ जाता है -kt। ठीक है, लिमिट्स को पुट कर दिया है उसमें मैंने, सिंपल। कैसे लिमिट पुट करते हैं यह भी आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन वैसे पुट करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर मैं लोअर लिमिट पुट करता तो 0 हो जाती, तो -0, उसको मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैंने हटा दिया इसको, है ना, -kt। अच्छा, इसको देखते हैं अब, यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, ये कट गया, तो 1/2 बाहर लिख दीजिए कांस्टेंट। लिमिट पुट करते हैं, लिमिट में वही तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट v है तो 1/v² माइनस 1/v0² इज इक्वल टू kt। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1/v² माइनस 1/v0² बराबर 2kt। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, मेरे को v की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो 2kt प्लस 1/v0²। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2kt v0² प्लस 1 डिवाइडेड बाय v0² 1/v²। मेरे को v चाहिए, इसका मतलब इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा इसका। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो v², ये भी उलट जाएगा v0² अपॉन 2kt v0² प्लस 1। अब इसने कहा था मेरे को चाहिए वेलोसिटी, तो यहाँ v² है, v² से v में जाने का तरीका आप जानते हैं, रूट। तो रूट कर दीजिए दोनों तरफ, इसका रूट करेंगे तो v हो जाएगा, v0² का रूट करेंगे तो v0, और इसका नीचे रूट आ जाएगा 2kt v0² प्लस 1। ठीक है, ये इसका आंसर था, है ना। तो आफ्टर टाइम t जो v होगा ना वो v0/√2kt v0² प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत ही एक आसान सा इलस्ट्रेशन था। ठीक है, जो AIEEE में आया था 2003 में। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन पे ले लिया, एक वेलोसिटी पे ले लेते हैं, है ना। आपसे एक क्वेश्चन और AIEEE का ही है, बहुत ही कॉमन सा है। t टाइम रिलेट कर रहा है पोजीशन के साथ ax² प्लस bx। ये टाइम और पोजीशन की इक्वेशन है। देखो x क्या है पोजीशन, ठीक है, और टाइम क्या है टाइम, t क्या है टाइम। तो टाइम और पोजीशन के बीच में एक रिलेशन दे रखा है ax² प्लस bx। आपसे बोला गया कि मेरे को इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस रिलेशन से आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा देखते हैं। देखो सबसे पहला काम मैं आप एक चीज़ तो जानते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि भैया dx अपॉन dt अगर आपने कर दिया ना तो समझ लीजिए आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं कई बार कि dv/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और v/dv/dx भी होता है और d2x/dt² भी होता है। ठीक है, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं। अच्छा यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, इस स्टेप के आगे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इसमें इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। आप जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कोई एक क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय dx। अगर नीचे ये dx आ गया इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन होने वाला है, देखो d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अगर d के अंदर x है इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा ऐसा हो जाए d/dm हो जाए मान लीजिए, तो अब आप कहेंगे डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू m। p t कुछ भी ले लीजिए, यहाँ में t लिख देता है ना, तो आप कहते हैं डिफरेंशिएशन d/dt का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अंदर क्या है d के टाइम। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, नीचे अंदर d के अंदर क्या होगा x। तो टर्म क्या क्या है वो लिख लेते हैं, दोनों तरफ करना है, t इधर है और उधर की तरफ d/dx ax² प्लस bx, ये दे रखा है आपको, है ना। अगर इसकी बात करें तो dt/dx आ जाएगा, ये तो सिंपल। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ax²। देखो मैं फिर बता देता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन अगर किसी x के रिस्पेक्ट में करें ax² का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है, d/dx इसकी पावर x²। और x की पावर का अगर हम डिफरेंशिएशन, x की पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो ये होता है nxn-1 पावर आगे, और x की पावर, इस पावर में से एक माइनस कर दीजिए n-1। अच्छा इसमें देखते हैं जरा, a को बाहर रखिए, पावर को आगे ले आइए 2x, 2 की पावर मतलब 2 है पावर -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2ax, तो इस पर यहाँ रख दीजिए 2ax। सिंपली अगर bx से करके देखेंगे ना तो प्लस b आ जाएगा, सिंपल करके देख लेना आप, है ना, बहुत ही ईजी है। b आएगा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, ये तरीका अपनाना, b आएगा। अच्छा अब आपसे हमने क्या बोला था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx/dt, तो dt/dx को मैं dx/dt कैसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अगर मैं dx/dt लिखना है ना तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1/2ax प्लस b। समझ में आया ना, dx/dt क्या हो गया 2ax प्लस b। अच्छा ये भी ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जानते हैं ये आ गया v आ गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपने निकाल ली 1/2ax प्लस b है, लेकिन उसने पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो आंसर है वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में देना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, एक बार मैं रफ कर रहा हूँ उसको, है ना। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, v dv/dx। इसका मतलब v तो हमें पता है, अगर dv/dx आ जाए तो काम बन जाएगा। तो dv/dx देखो फिर देख लो, dv/dx ये v दे रखा है, d/dx बाहर रख दिया, d/dx इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, d के अंदर क्या है x, तो dv/dx जब निकालते हैं ना तो इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा मैं ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले आऊँगा तो ऐसा हो जाएगा ना 2ax प्लस b की पावर -1। सोचो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 1/v² है, इसको मैं कहता हूँ ऊपर ले आओ, तो आप कह देते हैं ना v की पावर -2 हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है ऊपर आके। ठीक है, तो वही किया है मैंने यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन सिंपल, dv/dx को सेम रखो, इधर आ जाएगा -1 आगे 2ax प्लस b। -1 में क्या करना पड़ता है हमें, एक पावर -1, डिफरेंशिएशन में पावर माइनस होती है और इंटीग्रेशन में प्लस होती है, इनटू
फिर x का डिफरेंशिएशन अगेन इसके साथ होगा ना, 2ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2a, तो 2a इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या बना ये -1 2ax प्लस b की पावर -2 इंटू 2a। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2a अपॉन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ -2 था, मैं नीचे ले गया तो +2 हो गया, +2 हो गया। अच्छा, फिर कई लोगों के दिमाग में बात चमक गई होगी कि 1/2ax प्लस b ये क्या था, v था। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि 2a तो ऐसे रहने दो, अपॉन 1/2ax प्लस b इसका होल स्क्वायर दे रखा है, और हम जानते हैं 1/2ax प्लस b क्या होता है, v। तो v इसको क्या लिख सकते हैं, -2a इंटू v का स्क्वायर, तो -2a इंटू v का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या आया हमारे पास, dv/dx। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv/dx, ठीक है। तो v dv/dx में होगा v इंटू dv/dx क्या दे रखा है, -2a v स्क्वायर। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, -2a v क्यूब। ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ध्यान से, इंस्टेंटेनियस -2ab क्यूब, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या था, -2ab क्यूब। ठीक है, तो देखो ये ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हो ही नहीं सकते। देखो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये आप देख रहे हैं हर जगह मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा चल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक बार मैथ्स का चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना। ज़्यादा नहीं तो बेसिक आइडिया तो ले ही लो है। ठीक है, ये AIEEE के दोनों क्वेश्चंस थे जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे थे। अच्छा, अब आपने कहा कि हमने नॉन यूनिफॉर्म की बात कर ली, अब थोड़ी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कर लेते हैं। तो मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका बहुत ही साधारण सा मतलब ये भी है फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन, देखो फ्री फॉल मोशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी के अंदर जितने भी मोशन होते हैं ना, वो सब के सब फ्री फॉल मोशन होते हैं। किसी बॉल को ऊपर फेंको वो नीचे आएगी, फ्री फॉल मोशन है। ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के अंदर हो रहा है ये। ठीक है, अगर आप ये ग्रह पे ऊपर जाकर ग्रह पे फेंकेंगे ना तो बॉल नीचे नहीं आएगी, क्यों, वहाँ अर्थ की ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मोशन, इसकी डेफिनेशन है, जितने भी मोशन अर्थ की ग्रेविटी के अंदर होते हैं उस मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। ठीक है, और उन सब का एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। क्योंकि आप लोग जानते हैं ये बात, अगर मैं किसी वेलोसिटी से फेंकता हूँ, आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाता है इसका, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू हम कांस्टेंट पढ़ते आए हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम पढ़ते आए हैं, विच इज़ कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ग्रेविटी के अंदर काम हो रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो फ्री फॉल मोशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसके ऊपर रिजल्ट बनाए गए कुछ, वो रिजल्ट क्या थे वो देख लेते हैं एक बार। ये ग्राउंड फ्रेम ले लिया, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल फेंकी गई ऊपर की तरफ ऐसे विद द स्पीड ऑफ u, लेट अस सपोज इनिशियल स्पीड इज u। अच्छा, फिर क्या बात हुई, फिर बात हुई आगे जाके s डिस्टेंस पे, कहीं s डिस्टेंस पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर v। ठीक है, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वरना फ्री फॉल मोशन को मैं नॉन यूनिफॉर्म वाले जो केसेस पढ़ाए थे ना उनसे भी निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए सबसे पहले काम करते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, क्योंकि सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे adt कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा adt tv, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है,
इसको अभी बाद में समझेंगे, पहले इसको करते हैं। इसका कहते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। ए कांस्टेंट है और आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन में भी बाहर आ जाता है। कांस्टेंट का ना ही डिफरेंशिएशन होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है। तो ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन में पहले ही बोल चुका हूँ कि क्या ले रहे हैं हम, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेट अस सपोज टाइम 0 पे जो इनिशियल स्पीड थी u थी और टाइम t पे हो गई v स्पीड। जनरल केस ऐसे ही लिया जाता है कि जब टाइम 0 था ना, t इक्वल टू 0 पे एक ऑब्जेक्ट है मोशन में, उसकी स्टडी करनी है हमको। तो t इक्वल टू 0 पे हमने देखा कि उसकी स्पीड म्यू थी, सिर्फ u बोलते हैं इसको, u थी, और टाइम t पे क्या हो गई, v हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या है, a t की जगह आ जाएगा 0 से लेकर t यूनिट, dv में आ जाएगा v, ये हो जाएगा u से लेके v। अच्छा, इसका मतलब क्या है, लिमिट आपको पुट करना आता है t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर करें तो at बराबर v माइनस u और आप कहेंगे v बराबर u प्लस at आ रहा है, v प्लस ut आ रहा है, ठीक है, v प्लस ut आ रहा है। तो ये होती है इसकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, अंडर ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी के अंदर जो मोशन हो रहा है ना, उसकी पहली कंडीशन ये आ गई। अच्छा, फिर देखते हैं दूसरी कंडीशन कैसे आ सकती है। दूसरी कंडीशन के लिए मैंने आपसे बोला कि मुझे ये पता है v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, और v मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, v क्या है, u प्लस at dt इक्वल टू में dx। मैंने माना कि टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब वो आगे चला ही नहीं, चलने वाला ही था, अबाउट टू मूव था लेकिन चला नहीं। टाइम 0 पे जो वो पहला डिस्टेंस था वो 0 था और टाइम t पे जो डिस्टेंस था वो x था, लेट अस सपोज, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। देखो आप करके देख लेना, मैंने कई बार आपको करा चुका हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चंस वगैरह में भी, तो अब आपको ये चीज़ आ जानी चाहिए, है ना। तो वही ut प्लस हाफ at स्क्वायर के ऊपर लिमिट लगाएंगे 0 से लेके t, इधर dx का बन जाएगा x, 0 से लेके s रखते हैं यहाँ पर, s डिस्टेंस चल लिया, s डिस्टेंस चल लिया t टाइम में, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप, x रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऊपर की लिमिट पुट हो गई है, नीचे की में पुट करने का कोई फायदा नहीं है, 0 है। अगर आप 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर s माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो ये होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरी ये आ गई। अच्छा, फिर चर्चा हुई कि क्या एक और रिलेशन बन सकता है क्या। देखो 3 रिलेशन पढ़े थे हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का पढ़ लिया, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के साथ हमने पोजीशन का भी पढ़ा था, v dv by dx, v dv by dx। अगर इसको देखें तो यहाँ लिख देते हैं a dx बराबर v dv, वही है सिंपल। पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर v हो गई, इनिशियली ये 0 पे मूव नहीं किया था, 0 पे था और फाइनली s पे चला गया था, और ठीक है ये फाइनली v पे चली गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके s, v का देखें, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v की पावर 1 है, तो v की पावर का 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। इंटीग्रेशन ऐसे होता है ना, पावर में एक जोड़ दो और नीचे डिवाइड कर दो जोड़ के, है ना। तो इंटीग्रेशन ऐसे हो गया इसका, और यहाँ आ जाएगा u से लेके v, इसको पुट करते हैं तो यह आता है a इंटू एस, इधर से आ जाएगा 1/2, अंदर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंपली पुट किए मैंने लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो पहली निकाली मैंने क्या लिया, एक्सेलरेशन को dv बाई dt से रिलेशन से निकाला, दूसरी मैंने v की dx बाई dt से लिया, और तीसरा रिलेशन मैंने लिया है v dv बाय dx। तो 3 आ गए इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेशन। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, नोट करके लिख लो कि ये तीनों तभी अप्लाई होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पिछला क्वेश्चन बता रहा था बोर्ड का, उसमें जो एक्सेलरेशन था रिटार्डेशन,
वो क्या था, माइनस के बी क्यूब। देखो इसमें ये लागू हो ही नहीं सकते, कहीं ऐसा करते हैं जल्दबाजी में एक्सेलरेशन के ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं और इन्हीं को लगा देते हैं उसमें। देखो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देखो तो ये जो एक्सेलरेशन है v के साथ चेंज हो रहा है। आप v की वैल्यू 1 रखिए तो माइनस के आएगा, 2 रख के देखिए तो -8 के आ जाएगा। देखो एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है। एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी को चेंज करने से चेंज हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। और जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या होती है, इंस्टेंट, बहुत तुरंत होती है ना, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस। तो इसमें जो लगेगा वो इंस्टेंटेनियस वाले फॉर्मूले लगेंगे, ये वाले। लेकिन ये वाले फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। दूसरा तरीका आप ये समझ सकते हैं कि मैंने ये रिजल्ट जो ड्राइव किए हैं ना, ये एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के किए हैं। देखो मैंने एक्सेलरेशन को बाहर रख दिया, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर पटक दिया इसको लाके। अगर ये कांस्टेंट ना होता तो अंदर इसका इंटीग्रेशन होता, पक्का होता। अब कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसलिए इसको बाहर ले गए। इसीलिए कहा गया कि ये अप्लाई तभी हो सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको इतना याद रखना है कि कांस्टेंट के लिए ये है, अगर वेरिएबल आ जाए तो ये वाले फॉर्मूलेज तो हमारे पास हैं ही, ठीक है। तो बाकी आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।